दोस्तों, पिछले कई वर्षों से पेशवा बाजीराव मुगलों से युद्ध करते आ रहे थे। लगातार युद्ध करने के बाद भी मराठाओं के खजाने में ज़्यादा धनराशि जमा नहीं हो पाई। दिल्ली के बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में जिन जिन सेनापतियों ने बाजीराव के साथ संधि पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर मोहर लगाई, उनमें से निज़ाम को छोड़कर बाकी सबने तो सरदेशमुखी और चौथ मराठाओं को सौंपना आरंभ कर दिया। परंतु अभी भी निज़ामुल मुल्क के अधीन क्षेत्रों से किसी भी प्रकार का कर यानी टैक्स छत्रपति को नहीं मिल पाया। उधर दिल्ली के बादशाह ने भी गुजरात और मालवा के कुछ क्षेत्रों से मराठाओं को कर देने से इनकार कर दिया। बाजीराव ने इस बार कर वसूलने के लिए एक अलग ही योजना बनाई। इस बार वे निज़ाम को छोड़ सीधे मुगल बादशाह से ही कर वसूलना चाहते थे। साहू जी ने दिल्ली के बादशाह से इस बारे में बात करने की कोशिश की, परंतु बादशाह ने छत्रपति की बात गंभीरता से नहीं ली। इस बात से नाराज होकर छत्रपति साहू जी ने बाजीराव को दिल्ली की ओर कूच करने का आदेश दिया। सन 1736 के आखिर में ही बाजीराव भोपाल से होते हुए दिल्ली की ओर रवाना हुए। इस लड़ाई में उनके भाई चीमाजी अप्पा, मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधिया और पीलाजी जाधव के अलावा मस्तानी भी उनके साथ गईं। राव अपनी नीति के अनुसार किसी भी औरत को अपने साथ युद्ध क्षेत्र में नहीं ले जाते थे, परंतु मस्तानी को साथ ले जाने के दो कारण थे। पहला कारण ये था कि बाजीराव को अब अपने परिवारजनों पर मस्तानी को लेकर विश्वास कम होता जा रहा था। उन्हें डर था कि उनकी अनुपस्थिति में स्वयं उनका अपना परिवार ही मस्तानी को हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि समाज के साथ साथ उनके अपने घर में भी मस्तानी के लिए विरोध बढ़ता जा रहा था। दूसरा कारण ये भी था कि मस्तानी खुद एक बहुत ही अच्छी घुड़सवार और तलवारबाज थीं। वह साहसी होने के साथ ही युद्ध नीति में भी पारंगत थीं। बाजीराव जानते थे कि मस्तानी उनके लिए एक काबिल सिपाही और युद्ध नीति तय करने में सहायक सिद्ध होंगी। उधर दिल्ली के तत्कालीन बादशाह मोहम्मद खान को जब मराठों की गतिविधियों की जानकारी मिली तो उसने तुरंत सादत खान और कमरुद्दीन खान को पेशवा बाजीराव को मार्ग में ही रोकने के लिए भेज दिया। दोनों ही मुगल जांबाज सेनापति थे। उन्हें पता था कि पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में आने वाली मराठा फौज भोपाल से होकर ही आएगी। उन्होंने तुरंत भोपाल की ओर रुख किया। जब तक खान सेनापति भोपाल पहुंचते, पेशवा के नेतृत्व में मराठाओं की सेना दिल्ली पहुंच चुकी थी। तभी एक गुप्तचर ने आकर पेशवा को बताया, श्रीमंत, मुगल सेनापति आपको भोपाल में ना पाकर बौखला गए हैं और वो दिल्ली की ओर कूच करने की योजना बना रहे हैं। बाजीराव कुछ सोचते हुए अपने सरदारों से बोले, अभी मेरे गुप्तचर ने आकर सूचना दी है कि सेनापति सादत खान और कमरुद्दीन हमें भोपाल में ना पाकर हम पर हमला करने के लिए दिल्ली की ओर निकल रहे हैं। मेरा अनुमान है कि वे इतनी जल्दी दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। जाधव, होलकर और सिंधिया, आप तीनों भोपाल की ओर रवाना होकर मार्ग में ही खान सेनापतियों को रोकें, ताकि दिल्ली में मुगलों को कोई भी बाहरी सहायता न मिल पाए। बादशाह ने अपने सेनापति आमिर खान को बुला भेजा। स्थिति का जायजा लेते हुए उसने लगभग 3500 से 4000 सिपाहियों को बादशाह की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया और बाकी की सेना को साथ ले मराठाओं पर हमला बोलने की तैयारी शुरू कर दी। आमिर खान ने अपने बंदूकधारी सिपाहियों को आगे रखकर ताल कटोरा मैदान की ओर कूच किया। जब तक मुगल फौज ताल कटोरा मैदान पहुंचती, तब तक मराठा अपने पेशवा के नेतृत्व में दक्षिण की ओर मुड़ चुके थे। आमिर खान हाथ मसोसकर रह गया। मुगलों का ही एक और सेनापति मीर हसन खान अपने 2000 घुड़सवारों की फौज लेकर बिना आमिर खान की अनुमति के ताल कटोरा मैदान छोड़कर मराठाओं के पीछे दौड़ पड़ा। उसे देख दूसरे मुगल सेनापति भी आमिर खान की बात न मानते हुए मीर हसन के साथ हो लिए। मुगलों की इतनी बड़ी फौज को आमने सामने देखने के बाद भी मराठाओं का साहस कम ना हुआ। उनका उत्साह 7वें आसमान पर था। बाजीराव के नेतृत्व में मराठाओं ने वीरता के साथ मुगलों का सामना किया। मुगलों की संख्या कम होने लगी। मुगल फौज को एक ओर से बाजीराव ने और दूसरी ओर से मस्तानी ने घेर लिया। अपने अनवीर सेनापतियों को खुद बाजीराव ने ही खान मुगलों को रोकने के लिए भोपाल की ओर भेज दिया। इसलिए इस समय मस्तानी का साथ सहायक ही सिद्ध हो रहा था। एक ओर से बाजीराव ने अपना दंड पट्टा चलाना शुरू किया और दूसरी ओर से मस्तानी की तलवार मार्ग में आने वाले हर एक मुगल को काटती जा रही थी। तभी अचानक बाजीराव के कवच को भेदते हुए एक तीर निकल गया। बाजीराव सावधान हो गए।
उन्होंने अपने दंड पट्टे को विकट हुंकार के साथ चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। फिर भी तीर किस दिशा से आ रहे हैं इसका पता ना चल पाया। मस्तानी रणक्षेत्र की दूसरी ओर थी, इस कारण तीर किस दिशा से आ रहे हैं उन्हें पता लगने में अधिक समय नहीं लगा। वो बिजली की तेजी से अपनी तलवार घुमाते हुए मुगलों के घेरे को तोड़ते हुए मुगल तीर अंदाजों पर टूट पड़ी। मुगल तीर अंदाजों के लिए इतने पास से तीर चलाना संभव ना था। उनके पास धनुष बाण के अलावा दूसरा कोई हथियार भी ना था। वो सहमे से मस्तानी की तलवार की धार और तेजी को देखते रहे और एक एक कर खत्म होते गए। जिस तरह से बाजीराव पर अचानक तीरों की बरसात होने लगी थी, उसी तरह अचानक ही तीर आने बंद हो गए। तभी एक मराठा सिपाही ने आकर पेशवा बाजीराव को मस्तानी का पराक्रम के बारे में बताया। मस्तानी उन मुगलों के घेरे में से रक्त से भीगी तलवार लेकर निकली। उधर पीलाजी जाधव, राणोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने खान सेनापतियों को भोपाल के बाहर ही रोक रखा था। जब मराठा मुगलों पर हावी हो गए तब होलकर वापस आकर बाजीराव से मिल गए। बीच युद्ध में सूबेदार होलकर के आ जाने से मराठाओं की ताकत दुगनी हो गई। दिल्ली के बादशाह ने किले के द्वार खोलकर सफ़ेद झंडा हिला दिया और बाद में मराठाओं से संधि भी करनी पड़ी। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।